नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। दमदार 10 का समय हो गया है और बात सबसे पहले उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले अखिलेश यादव को झटका लगा है। योगी सरकार ने अखिलेश के ड्रीम प्रोजेक्ट को लीज पर दे दिया है। लखनऊ के JPNIC यानी कि जय प्रकाश नारायण इंटरनेशनल सेंटर को योगी सरकार ने 2 कंपनियों को 30 साल की लीज पर दे दिया है। जिन 2 कंपनियों को लीज पर दिया गया है उनमें एक वृंदावन बॉटलर्स प्राइवेट लिमिटेड और दूसरा रॉकवुड होटल एंड रिसोर्ट प्राइवेट लिमिटेड है। इन दोनों कंपनियों को JPNIC के संचालन, मरम्मत, रख रखाव और उसे दोबारा व्यवस्थित करके शुरू करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। आपको बता दें कि यह अखिलेश का ड्रीम प्रोजेक्ट था जिसे 2013 में शुरू किया गया था, लेकिन योगी सरकार आने के बाद इस पर जांच बिठा दी गई थी। हालांकि 2023 में जब दोबारा निर्माण कार्य शुरू हुआ तो अखिलेश यादव बिना अनुमति के सुरक्षा घेरे को तोड़ते हुए यहां पर पहुंच गए थे। याद करिए जरा उस तस्वीर को भी। और जेपी के स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित की थी। तब इस पर खूब सियासी घमासान मचा था। 2 खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। प्रोफेसर चंद्रचूड़ जी आज हमारे साथ हैं और हर रोज की तरह अजीत द्विवेदी जी, बहुत स्वागत है आपका। ये वही है तस्वीर, मैंने इससे दर्शकों को याद दिला दी तो एकदम से मेमोरी रिफ्रेश हो गई होगी कि किस तरीके से वो पूरी दीवार को लांघ करके जेपी को माल्यार्पण करने के लिए यहाँ पर पहुंचे थे। अब मामला लीज पर चला गया है। देखिए, ये वो भी एक ऑप्टिक्स था, परफॉर्मेटिव पॉलिटिक्स होती है। हालांकि हम ये उनको एक एडवांटेज दे सकते हैं, एक लेवरेज की। उस समय 11 अक्टूबर को जेपी की जयंती आती है और उन पर उनको श्रद्धांजलि अर्पित की जानी चाहिए। और जब इतना बड़ा सेंटर बना हुआ है तो उनकी मूर्ति पर माल्यार्पण होना चाहिए, सरकारी समारोह होना चाहिए, राजकीय समारोह होना चाहिए। और इस बात को समझना चाहिए कि जेपी का जुड़ाव बिहार से तो है, बिहार से थे वो, लेकिन उत्तर प्रदेश से भी उतना ही जुड़ाव है। एक तो उनका गांव बिल्कुल उत्तर प्रदेश की सीमा पर है और लंबे समय तक इलाहाबाद में रह के, जो आज प्रयागराज हो गया, उन्होंने किसानों का आंदोलन चलाया था। जब वो लौट के आए थे अमेरिका से तो वहीं रहे थे। और एक समय जब किराए के पैसे की दिक्कत हुई थी तो नेहरू ने उनको आनंद भवन में रखा था। और एकमात्र नेता जेपी थे जो नेहरू को भाई कहते थे। और नेहरू ने अपना उत्तराधिकारी चुना था प्रधानमंत्री बनाने के लिए जेपी को। तो जेपी का एक बड़ा महत्व है, किसान आंदोलन से रहे, छात्रों के साथ जुड़े रहे। और 1942 में तो दिनकर ने उनके ऊपर कविता लिखी थी कि अब जयप्रकाश है नाम देश की, आतुर हटी जवानी का। तो नौजवानों के भी नेता थे। तो जेपी का सम्मान प्रॉपर होना चाहिए था। अब अगर उत्तर प्रदेश की सरकार, देखिए उसकी हालत खराब है, रखरखाव नहीं होता है वहाँ। जो ये जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल सेंटर है उसका रखरखाव होना चाहिए। और जेपी के आदर्शों के हिसाब से, समाजवादी मूल्यों के हिसाब से वहाँ बौद्धिक काम होने चाहिए हैं। तो अगर योगी सरकार ये काम कर रही है तो आप समझिए कि एक बड़ा एजेंडा जो है वो समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव के हाथ से निकल जाएगा। जिस समाजवाद की वो बात करते हैं, अगर भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश सरकार उसको आगे बढ़ाती है, वहाँ उसका रखरखाव करती है, बौद्धिक गतिविधियाँ शुरू करती है और जयप्रकाश नारायण के जीवन से जुड़ी हुई दूसरी चीज़ें भी होती हैं और समाजवादी और बौद्धिक गतिविधियाँ होती हैं, तो ये अपने आप में ये भाई अखिलेश यादव यही तो क्लेम करते हैं कि हम गए थे, योगी सरकार ने वहाँ नहीं किया था, वहाँ कोई कार्यक्रम नहीं हुआ था तो हम गए थे। अब अगर योगी सरकार कार्यक्रम कर रही है तो ये उनके हाथ से एक एजेंडा, जैसा आप बता भी रही हैं कि वो एजेंडा तो उनके हाथ से निकल जाएगा। अब रखरखाव करना है, प्राइवेट कंपनियों के कामकाज पर निगरानी भी होनी चाहिए है और उसके रखरखाव के हिसाब से जेपी के बौद्धिक सिद्धांत, आदर्श, उनके आज़ादी के मूल्य, समाजवाद, इन सब पर वहाँ ये। लेकिन जो बिंदु आपने उठाया चंद्रचूड़ जी, इसी बिंदु को आगे बढ़ाते हुए, वैसे भी जो देश के नायक हैं वो किसके हैं ये बताने की अलग अलग समय पर अलग अलग पार्टीज ने होड़ की। अखिलेश यादव के हाथ से क्या एक बड़ा मुद्दा चला गया? नहीं, मुझे नहीं लगता कि ये कोई बड़ा मुद्दा किसी के हाथ से चला गया। मुझे ये लगता है कि जो देश के नायक हैं, जो देश के नेतागण रहे हैं, और मुझे लगता है कि महात्मा गांधी के बाद अगर गांधी के अनुयायियों में 2-3 बड़े नाम आएंगे तो उसमें विनोबा का नाम आ सकता है और जयप्रकाश का गांधीवादी राजनीति के और में एक बड़ा नाम है। और जयप्रकाश की एक धरोहर भी है। अगर जयप्रकाश नारायण, जिनका कार्य क्षेत्र और कर्म क्षेत्र बिहार और यूपी है, मुझे लगता है कम से कम पूरे उत्तरी भारत में तो रहा ही है, उनके नाम पर अगर कोई बिल्डिंग बनाई गई थी और उस बिल्डिंग को फिर से शुरुआत करने की कोशिश की गई है तो मुझे लगता है कि ये तो एक अच्छी बात है। रही बात लीज पर देने की, तो कई वर्षों से अगर ये बिल्डिंग उपयोग में नहीं थी और इसका यूज़ नहीं किया जा रहा था, अगर उसको किसी कंपनी के नाम पर और किसी कंपनी को लीज के लिए दिया गया है ताकि उसका उपयोग हो सके, ताकि वो जो उसका एक मकसद था, जिस मकसद के लिए इस बिल्डिंग को बनाया गया होगा, अगर वो उपयोग में आ सके, तो मेरे ख्याल से इसमें समाजवादी पार्टी को भी इसका कोई विरोध नहीं होना चाहिए।
और ये एक मॉडल है। अगर आपको मैं मीनाक्षी एक सेकंड के लिए याद करा दूं, तो जैसे अगर आप नई दिल्ली में देखें जितने बड़े बड़े होटल्स हैं, तो नई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट के जितने बड़े होटल हैं दरअसल एनडीएमसी के बिल्डिंग्स हैं, और एनडीएमसी के बिल्डिंग्स में जो होटल हैं वो चलाए जा रहे हैं, उनको लीज पर दिया जाता है, और लीज जो है समय समय पर जब खत्म होता है तो उसको रिन्यू भी किया जाता है। तो ये तो मुझे लगता है कि ये ऑपरेशन का एक मॉडल है जो आजकल काफी इससे फायदा भी हो रहा है, और ये सरकार के पैसे से बना हुआ है। अभी मुझे नहीं पता क्या इस पर रिएक्शन आएगा, लेकिन ये भी दूसरा पहलू हो सकता है कि अखिलेश यादव ये कहें, बताइए सरकार के पास इस इंस्टीट्यूट को चलाने की कैपेबिलिटी भी नहीं है कि उसे भी आपने लीज पर दे दिया, सब कुछ दे दीजिए आप प्राइवेट कंपनियों को। खैर, योगी सरकार ने एक और बड़ा फैसला किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज और हरिद्वार को एक्सप्रेसवे जोड़ने का जो संकल्प लिया गया था, दोनों कुंभ नगरी को 6 लेन एक्सप्रेसवे से जोड़ा जाएगा। भविष्य में 8 लेन के तौर पर इसे विकसित किया जाएगा। यूपी का सबसे लंबा गंगा एक्सप्रेसवे हरिद्वार तक बढ़ाया जाएगा और इसके विस्तार की कुल लंबाई 130 किलोमीटर की होगी, जिसमें 100 किलोमीटर यूपी में और 30 किलोमीटर उत्तराखंड में होगी। इस प्रोजेक्ट पर 10,761 करोड़ रुपए का खर्च आएगा, जिसे पूरी तरह से राज्य सरकार ही वहन करने जा रही है। तो एक ये बड़ा काम है, ये योगी कैबिनेट में इस पर मंजूरी हुई है। नौकरी भी मिलेगी, विस्तार भी होगा, कनेक्टिविटी भी बढ़ेगी, और कनेक्टिविटी बढ़ेगी तो 27 में वोटों की कनेक्टिविटी भी बढ़ेगी। हाँ बिल्कुल, अब 27 तक तो पूरा तो नहीं होगा, लेकिन पूरा का मतलब हो सकता है शुरू भी नहीं हो पाए उस समय तक, क्योंकि अब 27 में तो चुनाव 6 महीने ही रह गए हैं। तो लेकिन एक बड़ा प्रोजेक्ट इसके इस नाते है कि इसका वॉल्यूम देखिए 10,000 करोड़ रुपए से बड़ा एक प्रोजेक्ट है, सिंगल प्रोजेक्ट 10,000 करोड़ रुपए से बड़ा है, तो अपने आप में एक बहुत बड़ा काम हो गया। उत्तर प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर के काम चल रहे हैं लगातार, और ये क्रेडिट हम लोग दे सकते हैं कि पिछली सभी सरकारों ने 2 टर्म में यहाँ हुआ। इसके पहले अखिलेश यादव के समय में ये जो यहाँ से एक्सप्रेसवेज बने हैं, जो दिल्ली से आप निकलिए और पूरा एकदम जो अच्छा काम हो रहा है उसको क्रेडिट देना चाहिए। बिल्कुल, तो ये जो यहाँ से जमुना एक्सप्रेसवे हो और गंगा एक्सप्रेसवे तक देखिए आप, एकदम ईस्ट पूर्वांचल के सब बने हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हुआ है। इसका एक पहलू बड़ा ये है, देखिए 2 इसमें धार्मिक पहलू। हाँ बिल्कुल, 2 कुंभ नगरियों को जोड़ना, 2 कुंभ नगरियों को आप जोड़ रहे हैं, तो क्या है कि ये इकोनॉमी का एक बड़ा पार्ट बन गया। उत्तर प्रदेश इस इकोनॉमी को बहुत कायदे से एक्सप्लोर कर रहा है कि आप तीर्थाटन बढ़वाइए, और तीर्थों पर जो कमाई हो रही है वो एक बड़ा रेवेन्यू का सोर्स है। आप देखिए 4 लाख करोड़ या कुछ 3 से 4 लाख या 5 लाख करोड़ तक कहा गया कि कुंभ में, पिछले साल कुंभ में उत्तर प्रदेश वहाँ का बिजनेस हुआ प्रयागराज में। इसको जोड़ रहे हैं, अगर 2 कुंभों को, जहाँ अर्ध कुंभ भी होते हैं, पूर्ण कुंभ भी होते हैं, आप जोड़ रहे हैं तीर्थाटन के लिए, तो बनेगा ही। उत्तराखंड के काफी लोग अभी भी उत्तर प्रदेश में रहते हैं, एक बड़ी आबादी रहती है अभी भी, उनकी भी एक कनेक्टिविटी, आने जाने का साधन, और वो भी एक चीजें बेहतर होंगी। तो पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी भी है, और तीर्थाटन को भी बढ़ावा मिलेगा। और आपने जैसा पहले कहा कि जब इतना बड़ा काम होगा तो रोजगार लोगों को मिलेगा ही नहीं, इकोनॉमी बढ़ेगी। मैं अब इसको धर्म वाले ही पहलू पर, जहां से अजय जी ने अपनी बात की, चंद्रचूड़ जी, ये जब 2 कुंभ नगरियों को जोड़ा जाएगा, मैं 27 तक, ठीक है ये शुरू नहीं हो पाएगा, लेकिन मैसेजिंग तो हो गई ना। एक तरफ एक दल है जो मुस्लिम यादव समीकरण को जोड़ने में चल रहा है, और एक तरफ योगी आदित्यनाथ हैं, वो ये कोशिश कर रहे हैं कि विभाजित हिंदू नहीं, एकल हिंदू की बात हो। नहीं, एकल हिंदू की बात है। मुझे लगता है कि उससे ज़्यादा जो, सबसे ज़्यादा जो मुझे समझ में आता है वो है कि स्टेट बेस्ड और स्टेट लेड डेवलपमेंट जो होता है, कि जिससे कि एक मजबूत राज्य हो, एक मजबूत नेतृत्व हो, और उस नेतृत्व के माध्यम से जिस प्रकार से संरचनात्मक विकास हो, और उस संरचनात्मक विकास से उसका सब लाभान्वित होते हैं। मैं आपको MY की बात मैं क्या कहूँ, अगर आप इस एक्सप्रेसवे को, अगर ये हरिद्वार तक जाता है, तो आप देखिए कि जो यूपी के जिन रास्तों से और जिन क्षेत्रों से ये होकर हरिद्वार तक पहुंचेगा, उन क्षेत्रों में सबसे ज्यादा लाभान्वित कौन होंगे, क्योंकि ये वो क्षेत्र हैं जिन क्षेत्रों में जो मुसलमानों की आबादी है वो काफी सघन है। तो मुझे नहीं लगता है कि इसको आप सिर्फ कोई MY से जोड़ने की कोशिश करेंगे। ये तो स्टेट लेड और स्टेट बेस्ड और स्टेट के इनिशिएटिव से किया गया एक डेवलपमेंट कार्य है, और जिस डेवलपमेंट का फायदा सबको होता है। मुझे लगता है संकेत के तौर पर भी, अगर कोई गंगा एक्सप्रेसवे है और वो गंगा के उद्गम तो नहीं कह सकते, लेकिन हम मान के चलते हैं कि भाई हरिद्वार से ही अगर वो धरती पर आती हैं गंगा, और हम लोगों के लिए उसका महत्व है, सबके लिए महत्व है, तो एक तो उसका धार्मिक और सांकेतिक महत्व है, लेकिन जो उसका व्यवहारिक महत्व है, जो उसका आर्थिक पहलू है, वो मुझे लगता है कि सभी प्रकार के वर्गों को, सभी प्रकार के जाति और धर्म के लोगों को उसका विकास का फायदा होगा। और मुझे तो लगता है कि जो अल्पसंख्यक वर्ग के लोग हैं, और खास करके इस क्षेत्र में,
उनका जितना फायदा होगा वो सबसे ज्यादा होगा। एक एक करके खबरें बड़ा ध्यान से आप लोग देखते जाइए। पहली खबर जो हमने JPNIC की बात की, अब ये दूसरी खबर जो हम धर्मपथ की बात कर रहे हैं, इस कनेक्टिविटी की बात कर रहे हैं। अब अगली खबर युवाओं के लिए। युवाओं के लिए योगी आदित्यनाथ ने बड़ा ऐलान किया। मुख्यमंत्री ने ऐलान किया कि उनकी सरकार अगले 6 महीने में 1 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देगी। दरअसल योगी ने कल लखनऊ में 3,446 एग्रीकल्चरल टेक्निकल असिस्टेंट और 126 मंडी सचिवों को अपॉइंटमेंट लेटर दिए हैं। जिन नौजवानों को नौकरी मिली है उन्होंने योगी के साथ सेल्फी खिंचाने की इच्छा जताई, तो योगी युवाओं के बीच पहुंच गए और सबके साथ उन्होंने फोटो भी खिंचवाई। इसके बाद योगी ने कहा कि यूपी में सरकारी भर्तियों के सिस्टम को सुधारने में बहुत मेहनत लगी है। अब यह सिस्टम जितना ट्रांसपेरेंट और करप्शन फ्री है वैसा 9 साल पहले नहीं था। समाजवादी पार्टी के राज में सरकारी नौकरी हासिल करना किसी जंग के जीतने जैसा था, क्योंकि पहले या तो भर्ती निकलती ही नहीं थी, अगर भर्ती निकलती थी तो एग्जाम से पहले सारी पोस्ट बेच दी जाती थी। अगर इक्का दुक्का कैंडिडेट मेहनत के दम पर पास हो भी जाए तो अपॉइंटमेंट के लिए उन्हें कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ते थे। लेकिन अब सब कुछ बदल गया है। अब टाइम बाउंड काम होगा, वक्त पर एग्जाम होंगे, वक्त से पहले जो तिथि है उस हिसाब से नतीजा आएगा। आप बयान सुने। मैं प्रदेश भर के युवाओं को इस बात के लिए आश्वस्त कर रहा हूं कि अगले 6 महीने के अंदर, नोट करिए, अगले 6 महीने के अंदर 1 लाख नौजवानों को फिर सरकारी नियुक्ति पत्र अलग अलग स्टेज में हर सप्ताह उपलब्ध करवाने जा रहे हैं। 1 लाख सरकारी नियुक्ति पत्र हम देने जा रहे हैं। अनुमान करिए 1 लाख। यूपी के अंदर कभी ये कल्पना होती थी? यहां हम 6 महीने के अंदर ही 1 लाख नौजवानों को सरकारी नियुक्ति पत्र दे दिए। सारी परीक्षाएं पूर्ण हो गई, रिजल्ट की प्रक्रिया चल रही है। अब जो बात योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं, आप एम्प्लॉयमेंट जैसे ही दे देते हैं अजीत जी, वैसे ही आधी समस्या का समाधान वहीं पर हो गया। युवा क्या चाहता है? रोजगारी चाहता है। बिल्कुल, इसमें कोई संदेह नहीं है कि किसी भी व्यक्ति के बेहतर जीवन के लिए इससे बढ़िया कोई रास्ता नहीं होता है कि आप उसको एक सम्मानजनक नौकरी दें। उसको सब इससे बेहतर कोई रास्ता गरीबी से भी निकालने के लिए, उसका जीवन स्तर ऊपर करने के लिए, उसकी आने वाली पीढ़ियों का जीवन स्तर ऊपर करने के लिए, बेहतर करने के लिए, इससे अच्छा दुनिया में कोई दूसरा रास्ता नहीं है। तमाम तरह के उपाय हैं, लेकिन एक सम्मानजनक नौकरी से अच्छा रास्ता कुछ नहीं होता है। अगर 1 लाख लोगों को सम्मानजनक नौकरी मिल रही है, और आजकल तो देखिए कि उत्तर प्रदेश सरकार ने भी, भले यहाँ नोएडा में आंदोलन के बाद हुआ, लेकिन न्यूनतम वेतन एक ठीक ठाक अच्छा खासा न्यूनतम वेतन भी तय हो गया है। अगर इसमें बड़ी नौकरी न्यूनतम वेतन वाली भी होती है और मिड लेवल की भी और उससे नीचे की भी नौकरी होती है, तब भी 1 लाख परिवार आप समझिए कि एक सम्मानजनक जीवन जीने की स्थिति में आ जाएगा। तो एक इसका स्वागत तो होना ही चाहिए। लेकिन अब यह है कि अब देखना होगा हम लोगों को कि परीक्षाएं किस किस स्तर पर हुई हैं, किस किस पद के लिए परीक्षाएं हुई हैं, उनका रिजल्ट किस स्टेज में है। और ये हो सकता है सब सरकारें ऐसा प्लान करती हैं कि चुनाव के नजदीक आते आते सारी परीक्षाएं समाप्त हों, उनके नतीजे निकले और चुनाव के पहले लोगों को नौकरियां मिल जाए। ये बिहार में भी हम लोगों ने देखा, और शिक्षकों की बहाली सबसे ज्यादा हुई बिहार में, पुलिस में भर्तियां हुई, शिक्षकों में की बहाली हुई, और ये 1 लाख नौकरी दे देना ऐसा। मैं तो सर मुद्दे गिन रही हूँ, पहली खबर से लेकर ये तीसरी खबर तक मुद्दे जो हैं, जो अखिलेश यादव के हथियार हो सकते थे, सब एक एक करके उनके हाथों से वो हथियार, अब जिसकी सरकार है उसके पास ये बेनिफिट तो है। कमेंट सर। भाई, मैं यही तो सवाल है कि अगर वो मुख्यमंत्री हैं, राजनीतिज्ञ हैं, और कोई भी मुख्यमंत्री, कोई भी राजनीतिज्ञ हर बार सत्ता में आना चाहेगा, इसमें उसका दोष तो नहीं दे सकते। और अगर वो सत्ता में आने के लिए प्रशासकीय व्यवस्था के अंतर्गत और पारदर्शी और ईमानदारी व्यवस्था के अंतर्गत अगर वो प्रयत्न करते हैं, उन प्रयत्नों की परिपूर्ति होती है, तो उसमें तो वो तो मुझे नहीं लगता है कि उसमें कोई दोषारोपण करने वाली बात है। और ये बहुत बड़ी बात इसलिए भी है क्योंकि अगर आप देखिए, जैसे बिहार में और यूपी में सामाजिक व्यवस्था के हिसाब से दोनों लगभग कमोवेश एक जैसे ही हैं। तो जिस प्रकार से बिहार में, जैसा अजीत जी ने कहा कि नौकरियां की कोशिश की गई, लेकिन आप ये भी देखेंगे कि बिहार में लगातार विफलताएं हो रही हैं, उन प्रक्रियाओं पर कुछ ना कुछ प्रश्न चिन्ह उठाए जा रहे हैं। लेकिन ऐसा अभी तक उत्तर प्रदेश में पिछले 3-4 सालों में ज़्यादा समस्या आई नहीं है। मुझे लगता है कल परसों में इकोनॉमिक टाइम्स का ही कुछ देख रहा था, उसमें लगभग 9.5 लाख नौकरियां ये दे चुके हैं। ये क्लेम है वहां पे। तो मुझे लगता है कि अगर कोई भी मुख्यमंत्री हो, किसी भी दल का हो, कोई भी मुख्यमंत्री हो, अगर इस प्रकार से युवाओं, क्योंकि युवाओं में रोष बहुत है,
उन युवाओं के रोष को अगर वो कम कर पा रहे हैं, अगर उनको, जैसा अजीत जी ने भी कहा, अगर उनको बेहतर जीवन देने के लिए अगर वो कुछ प्रयत्न कर रहे हैं और वो पारदर्शी और ईमानदारी भरा प्रयत्न है, तो मुझे लगता है वेलकम। वो जो तीन ताकत मैं देख रही हूँ, देखिए हिंदुत्व के ब्रांड चेहरे तो हैं ही योगी आदित्यनाथ, दूसरा लॉ एंड ऑर्डर के मामले में पिछली सरकारों से आप तुलना करेंगे तो बहुत आगे इस वक्त की सरकार दिखाई देती है, योगी आदित्यनाथ दिखाई देते हैं। और फिर जब आप इस तरह से रोजगार देते हैं, डेवलपमेंटल पॉलिटिक्स में भी आगे रहते हैं, तो फिर विरोधियों के लिए चुनौती बड़ी हो जाती है। अब एक खबर और, वंदे मातरम कानून को लेकर ओवैसी ने एक बड़ा बयान दिया है। ओवैसी ने वंदे मातरम का कानून का विरोध किया और कहा नरेंद्र मोदी ने महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस जैसे महापुरुषों का अपमान किया, क्योंकि नेताओं ने ही वंदे मातरम के केवल 2 पैरा गाने का फैसला किया था। दोस्तों और बुजुर्गों, मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन का साथ दीजिए, मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन को मजबूत करिए और दुआ करिए कि इंशाअल्लाह उत्तर प्रदेश में मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन का रुकने से अराकीन असेंबली कामयाब हो जाए। बिहार में कानजी के जिसमें गुलाम सरवर बैठे हुए, उत्तर प्रदेश में भी इंशाअल्लाह ताला अल्लाह मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के अराकीन को कामयाब करेगा। मातरम पढ़ना है। अरे मेरे भाई, रविंद्रनाथ टैगोर, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, इन तमाम ने मिलकर फैसला किया कि वंदे मातरम के 2 स्टैंजा रहेंगे, उससे आगे नहीं पढ़ा जाएगा। तो क्या नरेंद्र मोदी महात्मा गांधी से ज्यादा अक्लमंद है? क्या नरेंद्र मोदी नेताजी सुभाष चंद्र बोस से ज्यादा इस देश का मोहब्बत करने वाला है? क्या नरेंद्र मोदी में इतनी इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी है कि रविंद्रनाथ टैगोर के पास थी? इन लोगों ने फैसला लिया, मगर आप कह रहे हैं नहीं, आपने कानून बना दिया, आपने कानून बना दिया। देश सबका है, कोई भारत की पूजा करता है, कोई भारत की जमीन में दफन हो जाता है मेरी तरह, मगर भारत से मोहब्बत करता है। ये देश सबका है, मगर आप कह रहे हैं कि भारत को खुदा मानो। मैं कैसे मानूंगा बताओ? मैं तो जमीन और आसमान के खालिक को अपना रब मानता हूं। मैं तो ला इलाहा इल्लल्लाह बोलने वाला हूं और बोलता रहूंगा। तुम जेल में डालो, तुम गोली मारो, मेरी जबान पे आखिरी लफ्ज वही होगा, ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। आप इस तरह का कानून बनाकर बीजेपी, नरेंद्र मोदी, रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की तौहीन कर रहे हैं। अब असदुद्दीन ओवैसी का स्टांस क्या है वंदे मातरम पर, ये कोई नया नहीं है, लेकिन हाँ ये जरूर है उत्तर प्रदेश का चुनाव नजदीक है और वही बातें हैं। अब इस बार तो सीधा महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, रविंद्रनाथ टैगोर से तुलना कर दी गई है। इसमें 2-3 बातें हैं, बहुत क्विकली हम आपको बता दें। एक तो पहला कि जब 2 स्टेंजा गाया जाता था तब भी कोई वंदे मातरम नहीं गाता था। मुस्लिम कोई भी इस बात के लिए राजी नहीं होता था कि हम वंदे मातरम गाएंगे। तब भी 2 स्टेंजा से भी समस्या थी, बल्कि 2 शब्दों से भी आपत्ति थी वंदे मातरम से। तो इसलिए अब ये कि 2 स्टेंजा गाया जाए या 2 शब्द बोले जाए या 6 स्टेंजा गाया जाए, ये इनके कंसर्न का विषय नहीं था, पहले भी नहीं था। एक बात तो ये। दूसरी बात ये है कि स्वयं रविंद्रनाथ टैगोर ने 1896 में पहली बार सभी 6 स्टेंजा गाए थे कांग्रेस के अधिवेशन में, स्वयं रविंद्रनाथ टैगोर नहीं गाए थे। और उसके बाद से 1937 तक सभी 6 स्टेंजा गाए जाते थे। और महात्मा गांधी से लेकर के रविंद्रनाथ टैगोर, जिन महापुरुषों के नाम ले रहे हैं वैसे साहब, वो सब लोग गाते थे। तो एक तो ये पहले से गाया जाता रहा था, 6 स्टेंजा गाए जा रहे थे। 1937 में जो डिसीजन हुआ वो एक पॉलिटिकल डिसीजन था, क्योंकि अंग्रेज जो है हिंदू मुसलमान और हिंदू में अगड़ा पिछड़ा दलित, ये बंटवारा करने का जो उनकी पॉलिसी थी, बांटो राज करो की, उस पर चल रहे थे। उन लोगों ने उस बंटवारे की कोशिश की, उनको डिफ्यूज करने के लिए, आज़ादी की लड़ाई में एकता बनाए रखने के लिए एक पॉलिटिकल डिसीजन उस समय हुआ था कि 2 ही स्टेंजा गाए जाएंगे। आज़ादी के बाद भी उसी को स्वीकार किया गया। हमारा निजी तौर पर मानना है कि वो 2 ही स्टेंजा गाए जाते रहते तब भी कोई दिक्कत नहीं थी, वो अच्छा था कि 2 स्टेंजा गाए जाते। लेकिन अगर सरकार ने उसको कानून बना करके कहा कि सभी 6 स्टेंजा गाए जाएंगे, तो ये किसी महापुरुष की तौहीन नहीं है।
ये जिन महापुरुषों ने या जिन संविधान बनाने वाले हमारे पूर्वजों ने, जिसमें पुरुष और महिलाएं सब शामिल थे, उस संविधान को भी तो हम लोग 129-30 बार बदल चुके हैं। मुझे तो कोई तौहीन थोड़ी होती है ब्रेक के लिए किसी जाना, की। लेकिन एक क्विक कमेंट चंद्रचूड़ जी, देखिए, इससे मुसलमान प्रभावित हो रहा है उत्तर प्रदेश का असदुद्दीन नहीं, ओवैसी इसको तो के साथ। बहुत ट्रिविलाइज करने वाली बात हो गई कि मुसलमान प्रभावित हो रहा है या नहीं हो रहा है। मैं अजीत जी से पूर्णतः सहमत हूं कि अगर 2 स्टैंजा गाए जा रहे थे तो गाए जाते तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अब जब 6 कर दिए गए हैं तो उसको ये कहना कि जी ये नेता ज्यादा होशियार थे और ये नेता कम होशियार थे, ये तो मुझे लगता है कि इसी प्रकार की बंटवारे की राजनीति जो अंग्रेज लोग करते थे वो वही ये ओवैसी साहब भी कर रहे हैं। इनकी बातों पर बहुत ध्यान देना नहीं चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, जहां तक सवाल बंटवारे का है और जहां तक सवाल कॉम्प्रोमाइज का है, तो ये ठीक है कि आजादी को इतने साल हो गए, इतने वर्ष हो गए, भौगोलिक बंटवारा हुआ, एक मनोवैज्ञानिक बंटवारा भी हुआ था। उस मनोवैज्ञानिक बंटवारे को भी तापने की एक कोशिश की जाती है और की जानी चाहिए, मुझे लगता है वो ठीक है। और सबसे बढ़कर बड़ी बात यह है कि अगर हम भारत में वंदे मातरम कहते हैं, अगर मातृ जो हैं वो किसी भी धर्म से ऊपर होती हैं, मातृ को धर्म से नहीं जोड़ना चाहिए। मुझे लगता है कि माता के प्रति अगर हमारा कोई एक उद्गार है तो वो धर्म और किसी भी भावना से ऊपर है। नहीं, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी तो माता मान ही नहीं रहे ना, वो तो यही कह रहे हैं कि मैं तो ला इलाहा इल्लल्लाह ही करूंगा, वो तो वंदे मातरम भी बोलने के इच्छुक नहीं है। नहीं, वो उनकी इच्छा है, वो उनकी इच्छा है। ये अब उत्तर प्रदेश के इलेक्शन में क्या ये मुसलमानों को समाजवादी पार्टी से अलग करके असदुद्दीन ओवैसी के पीछे लाके खड़ा करता है या नहीं, ये वक्त बताएगा। पैट्रियार्की के खिलाफ राहुल गांधी की लड़ाई अब कंगना और कृति सेनन तक आ गई है। बीजेपी सांसद और एक्ट्रेस कंगना ने कृति सेनन की ड्रेस पर तंज किया। इस पर कृति ने कंगना पर पलटवार किया और अब दोनों की लड़ाई में राहुल गांधी कूद गए। राहुल गांधी ने कंगना पर निशाना साधते हुए लिखा कि महिला क्या पहनती है, क्या करती है, कहां जाती है, ये उनकी पसंद है। महिलाओं को स्वतंत्रता का इस्तेमाल करने पर ट्रोल करना बंद कर देना चाहिए। अब इसमें इतनी तरीके की बातें हैं। अब पूरी लड़ाई क्या है उसके बैकग्राउंड में मैं आपको लिए चलते हूँ। रक्षाबंधन के मौके पर कृति सेनन ने एक ज्वेलरी ब्रांड के लिए ऐड किया और इसमें कृति ने अपने भाई और अपने पेट यानी कि डॉग को, देख रहे हैं आप वीडियो, पेट को वो राखी बांधती हुई नजर आ रही हैं। इस एड में कृति ने इंडो वेस्टर्न ड्रेस पहनी है। इस पर कंगना ने बिना नाम लिए निशाना साधा। कृति के बेहद रिवीलिंग ड्रेस को लेकर कंगना ने यह भी कहा कि लगता है कि विज्ञापन जानबूझ करके अजीब बनाया गया है। कंगना के कमेंट पर कृति सेनन ने पलटवार किया। उन्होंने लिखा कि संस्कृति और परंपराएं दिल में होती हैं, नेकलाइन में नहीं। महिलाओं को क्या पहनना चाहिए ये बताना कब बंद किया जाएगा। अब हालांकि कंगना इस तरह के हमलों से चुप होने वाली तो है नहीं। कंगना ने कहा कि जो लोग उन पर अटैक करते हैं, उनकी परवरिश पर सवाल उठाते हैं, वो उनकी तरह सक्सेस अचीव करके दिखाएं, फिर बात करें। नाकारा नाकाम लोगों को से वो सलाह नहीं लेंगी। इनफ इज इनफ। मैं देखती हूँ हर एक आए दिन ये इस तरह के लोग, चाहे वो आशुतोष राणा हो जो कहते हैं कि कुत्ते की तरह भौंकते हैं, चाहे सोनू सूद टाइप लोग हैं जो कहते हैं कि मुझे तरीका सीखना चाहिए, राखी सावंत टाइप लोग हैं जो मेरे चरित्र पर जो है हर तरीके की भद्दी टिप्पणी करते हैं, तापसी पन्नू टाइप लोग हैं जो मेरे माता पिता को, मेरी परवरिश को, मेरे बैकग्राउंड को अपमानित करते हैं। ये लोगों के लिए मेरा सिर्फ एक मैसेज है कि अगर आप लोग मेरे समान 1% भी लाइफ में सक्सेस नहीं कमा पाए हो तो मैं आपका कोई भी ज्ञान नहीं सुनूंगी। सब फेल और बिल्कुल अनवांटेड लोग जो हैं, मुझे जब देखो 4 गालियां देते रहते हैं मीडिया में आने के लिए, पहले आप कंगना रनौत बनो तो सही, आप बन के दिखाओ ना। लेकिन आप लोगों की मैं बिल्कुल कोई भी सलाह मशवरा नहीं सुनूंगी। कोई कुत्ता कह रहा है, कोई माता पिता को गाली दे रहा है, कोई कहता है टांग उठाती है, मैं ये भद्दी टिप्पणियां नहीं सुनूंगी। ये भूखे नंगे लोग मुझ पे लैच ऑन नहीं हो सकते हैं। इनफ इज इनफ। कंगना और कृति के बीच चल रहे इस वार पलटवार के बीच कांग्रेस पार्टी एक्टिव हो गई। राहुल गांधी के बयान पर कांग्रेस के प्रवक्ता कंगना पर हमलावर हैं। कंगना जी अब सिर्फ एक फिल्मी अदाकारा नहीं है, कंगना जी अब एक चुनी हुई सांसद हैं, इसलिए जब वो जो कुछ कहती हैं
उनको थोड़ी जिम्मेदारी से कहना चाहिए। पहले उन्होंने किसानों को अपशब्द कहे, फिर उन्होंने कहा मैं आरक्षण में बिल्कुल यकीन नहीं करती, आरक्षण खत्म हो जाना चाहिए। फिर उन्होंने जो महिलाएं बैठकर अपने हक की लड़ाई CA-NRC की समय लड़ रही थी या किसान आंदोलन के दौरान, उनको कहा ये भाड़े की औरतें हैं। फिर उसके बाद उन्होंने इस देश के युवाओं को, जो देश के सबसे प्रॉमिसिंग युवा हैं, जो देश का भविष्य है, वर्तमान है, उनको जनरेशन गटर कह डाला। अब जो वो कर रही हैं वो उनकी झुंझलाहट, उनके फ्रस्ट्रेशन की निशानी है। आपकी साथी कलाकार हैं, आपकी इंडस्ट्री से ये लड़कियां आती हैं, ये भी होनहार हैं, आप भी बड़ी अच्छी अदाकार, आप भी बड़ी होनहार अदाकारा हैं। आप जो अब कर रही हैं, उनके कपड़ों पे कमेंट करना, उनकी लाइफस्टाइल पे कमेंट करना, किसी की वेशभूषा पर बोलना, ये दिखाता है कि आपकी कितनी मिसोजिनिस्ट, कितनी पितृसत्ता वाली सोच है आपकी। और इसी पितृसत्ता सोच के खिलाफ राहुल जी कहते हैं स्मैश द पेट्रियार्की। तो कंगना और कृति में जब तक ये लड़ाई थी तब तक आप ये कह सकते थे कि वो विचार की हो सकती है, कपड़ों की हो सकती है, पोस्चरिंग की हो सकती है। राहुल गांधी और सुप्रिया श्रीनेत जब एंट्री करते हैं तो मामला पॉलिटिकल हो जाता है। क्यों? क्योंकि फिर वो बीजेपी सांसद वर्सेस कांग्रेस पार्टी के बीच की लड़ाई हो जाती है। मुझे तो ये विवाद ही बहुत खराब लग रहा है। अब मैं नहीं बोलूंगी कुछ इस पे, अजीत जी आप ही अपनी टिप्पणी करें। नहीं देखिए, एक तो पहली बात तो जो बातें हैं कंगना रनौत की, उसमें पहली बात से तो हम सहमत हैं कि जानबूझ करके ये विज्ञापन अजीब सा बनाया गया है। तो ये होता है, ये क्रिएटिव टीम ने कहा होगा कि कुछ अजीबोगरीब बनाते हैं, कंट्रोवर्सी होगी, आमतौर पर खराब पब्लिसिटी का भी लाभ मिलता है, बुरी पब्लिसिटी का नहीं तो इतने ऐड आते हैं। जैसे हिंदू धर्म का कोई विज्ञापन बनाएंगे लेकिन अदाकाराओं ने या मॉडल्स ने बिंदी नहीं पहनी होगी, वही ऐसा कई बार होता है। आप होली के समय ऐड बनते हैं, वैसे ही रक्षाबंधन के समय, तो ये जानबूझ करके एक अजीब सा ऐड बनाया गया, अजीब से कपड़े पहनाए गए। ठीक है। अगर इसके पहले, अगर अभी हम कोई चैलेंज तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर इसके पहले कृति सेनन का अपने भाई को राखी बांधते हुए कोई ऐसी तस्वीर हो जिसमें इस तरह के उन्होंने कपड़े पहने हुए हों, तो वो उसको जारी करे। अगर उस पर कोई कमेंट करता तो फिर ये उसके निजी चॉइस पर हमला होगा। ठीक है, ये निजी चॉइस नहीं है, ये विज्ञापन है। और इस विज्ञापन में जानबूझ करके इस तरह के कपड़े पहने गए हैं जिसका मकसद कंट्रोवर्सी खड़ा करना था। ठीक है। आप अपने मकसद, हम इसके गुण दोष पर, हम इसके मेरिट पर कोई कमेंट नहीं कर रहे हैं। आप उसमें कामयाब हो गए दोनों इश्यूज पर कि आप अपने पेट को भी राखी बांध रही हैं और उसको आपने इस तरह के कपड़े पहने हो। तो ये पार्ट तो ठीक है कि आप जानबूझ करके बनाया गया, और ये ऐसे आमतौर पर हिंदू त्योहारों के समय ही आने वाले विज्ञापनों में इस तरह की चीजें होती हैं। तो ये पार्ट तो ठीक है, लेकिन अब उसके बाद वाला पार्ट बहुत खराब है। और उसके बाद जो कांग्रेस, अब फिर उसके बाद वाले पार्ट पर हम कमेंट नहीं करेंगे, चंद्रचूड़ जी को कहना होगा तो कुछ कहेंगे, लेकिन राहुल गांधी और सुप्रिया श्रीनेत का भी जो मामला है वो ठीक है। आप विशुद्ध राजनीतिक, विशुद्ध पॉलिटिकल आपका इशू है। आप जिस बात को लेकर के पुणे में राहुल गांधी ने जो कहा वही बात आप दोहरा रहे हैं। ये विज्ञापन लड़कियों के कपड़े पहनने की चॉइस का मामला नहीं है, ये एक विज्ञापन है। लड़कियों के कपड़े पहनने की चॉइस का मामला बिल्कुल अलग होता है, वो अपनी चॉइस से पहने। ये पेट्रियार्की कहां से आ गई? इसमें विज्ञापन में नहीं आती है, अलग से अगर कोई है। और इस बात को समझिए एकदम, हम इसके साथ करें जिम्मेदारी के साथ, कि कहीं भी किसी भी हिंदू लड़की को आज उसको कोई इस तरह के मतलब कपड़े पहनना जिसमें घूंघट करना और इस तरह के किसी के लिए कोई बाध्य नहीं किया जाता है। बिल्कुल ठीक बात है। जो जिसको मन आ रहा है सो पहन रहा है, उसमें उस तरह की छूट मिली हुई है। लेकिन राहुल गांधी के जिस पैट्रियार्की की बात जिस समय मंच पर उठाई, वहीं उनके सामने मंच पर एक मुस्लिम लड़की थी जिसने हिजाब पहना हुआ था, बुर्का पूरा यहां तक बाजू उसके ढके हुए थे, पूरा चेहरा ढका हुआ था। क्या इस चॉइस पर कभी वो बोलते हैं कि ये चॉइस का मामला है? और इस तरह के कोई कपड़े पहने तो ये पैट्रियार्की का मामला है, उस पर सवाल उठाएगा। तो ये जो हिपोक्रेसी है, इस बात से भी राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को, हालांकि कंगना की इस बात से मुझे आपत्ति जरूर है कि कोई कंगना रनौत बन के दिखाए, उसके बाद ही फिर वो उनके ऊपर टीका टिप्पणी करने के लिए स्वतंत्र है। ये इसमें चंद्रचूड़ जी, मतलब यू हैव टू बी दैट मच सक्सेसफुल, ये क्या कोई पैरामीटर हो सकता है? देखिए अजीत जी मेरे बड़े भाई हैं, तो इसलिए मुझे उन्होंने हल्का सा विषय दिया है। ये बिल्कुल सही है कि ये कहना, ये सारी बातें ये कह रहा है कि जी पहले बन के दिखाओ और ये दिखाओ, मुझे लगता है कि ये बहुत छोटापन है और ये बहुत मतलब कभी वैज्ञानिक बन के दिखाओ। हाँ, तो वैज्ञानिक आविष्कारों पर अपनी कोई राय नहीं रखना। और कंगना रनौत की ऐसी कोई मुझे नहीं लगती है कि लगता है कि इतनी बड़ी अदाकारा हैं कि कोई उस काम तक पहुंच ही नहीं पाया या ना ही कोई पहुंच पाएगा। मुझे लगता है कि ये तो बिल्कुल गलत है, सरासर गलत है। दो बातें मुझे इस बात पे कहनी है। पहली बात ये कि ठीक, ये बिल्कुल जरूरी है और ये बिल्कुल चाहिए कि हम अपने संस्कारों और हम अपने संस्कृति और अपने जो व्यवहार है उसके प्रति संवेदनशील रहें। और उस संवेदनशीलता, ये संवेदनशीलता व्यक्ति का अपना विवेक है
और मुझे लगता है कि उस विवेक के हिसाब से हम सभी को, और खास करके जो लोक क्षेत्र में है, जो खास करके जो प्रतिमान बनते हैं, उनको इस बात का एक ख्याल रखना चाहिए। लेकिन वहीं दूसरी ओर ये भी तय है और ये भी जरूरी है कि इस बात को हम मान के चलें कि जो चॉइस है वो महिलाओं का अपना अधिकार है। देखिए ये भी सही है कि कहीं ना कहीं पितृसत्ता और पितृसत्तात्मक विचारों के कारण हमारी महिलाओं का, और हमारी महिलाएं क्योंकि मैं कहता हूँ वैश्विक स्तर पर विश्व में कोई ऐसा जगह नहीं है जहां महिलाएं उसी रूप में स्वतंत्र हैं जैसे पुरुष हैं। तो अगर पितृसत्तात्मकता पर चोट पहुंचना है, अगर उस इक्वालिटी की उस अवधारणा को मजबूत करना है, तो ये तो व्यक्ति के विवेक पर छोड़ देना चाहिए और व्यक्ति को अपने विवेक में संवेदनशील होना चाहिए। मैं उसी विदेशी संस्कृति की मैं बात कर लेती हूं जहां पर महिलाओं को वोट देने का अधिकार कितना देर में जाके मिला। हम अमेरिका की डेमोक्रेसी की बात करते हैं जो अपने आप को सबसे पुरानी डेमोक्रेसी कहती है। आज तक अमेरिका ने भी कोई राष्ट्रपति नहीं चुन पाया महिला, बताइए, है ना। तो ये पैट्रियार्की ये हमारे भारत में रही नहीं है। वो अलग अलग मौकों पे पितृसत्तात्मक सोच का इस विज्ञापन से कोई लेना देना नहीं है। वेकअप कॉल फॉर राहुल गांधी। बड़ी खबर एक और आपको दे दूं, आरएसएस चीफ मोहन भागवत अमेरिका के न्यूयॉर्क पहुंचे हैं। आरएसएस के शताब्दी वर्ष के ग्लोबल आउटरीच कार्यक्रम के तहत ये उनके 17 दिन के 3 देशों के दौरे का पहला पड़ाव है। भागवत 29 अगस्त को न्यूयॉर्क के मेडिसन स्क्वायर गार्डन में यूनिवर्सल वननेस कार्यक्रम में शामिल होंगे। 5000 से ज्यादा भारतीयों को संबोधित करेंगे। लेकिन भागवत के कार्यक्रम के खिलाफ न्यूयॉर्क में हिंदू विरोधी इकोसिस्टम एक्टिव हो गया है। मेडिसन स्क्वायर गार्डन में आयोजित होने वाले यूनिवर्सल वननेस कार्यक्रम का इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल समेत कई संगठन विरोध कर रहे हैं। इन संगठनों ने मेडिसन स्क्वायर गार्डन प्रशासन से इस आयोजन को रद्द करने की मांग की है। उधर न्यूयॉर्क के मेयर जोहरान ममदानी भी आरएसएस चीफ के प्रोग्राम के खिलाफ उतर आए हैं। न्यूयॉर्क के मेयर जोहरान ममदानी ने भागवत के दौरे को लेकर कहा कि मैं आरएसएस के कार्यक्रम का समर्थन नहीं करता, बांटने वाली विचारधारा का विरोध करता हूं। ममदानी ने यह भी कहा कि उन्हें नहीं पता कि किसी निजी कार्यक्रम को रद्द करने का अधिकार शहर के पास है या नहीं, लेकिन वो इसका समर्थन तो बिल्कुल नहीं करते। I don't support the rally, but I don't know if the city has any jurisdiction on canceling a private event. Then, I also stand here as the first Indian American mayor in our city's history. And my mother's family is all still in India. And the vision of India that I was taught by my family and the one that I grew up being very familiar with was of a pluralistic society, of a secular republic that believed in the belonging of each and every person who was from India. And it has been incredibly troubling to see the rise of a movement that is predicated on an exclusionary vision of any country, frankly. And so it is one that I find myself in deep opposition to, not only as an Indian American, but also as the mayor of a city that believes deeply in the belonging of each and every person, no matter their color, their creed, their religion, their faith, wherever they're from. जोरान ममदानी की बात सुनते ही जो पहला ख्याल मन में आता है कि एक्चुअल में बांटने वाली सोच किसकी है, क्योंकि कार्यक्रम तो यूनिवर्सल वननेस का है और फिर उसमें आप एक संगठन को बिना सुने, बिना पढ़े, बिना समझे आप ये कह देते हैं कि वो बांटने वाली राजनीति करते हैं। इस पर मेरा सवाल है, तो एक्चुअल में बांटने वाली राजनीति कौन कर रहा है? पूरा मामला आपके साथ। मुझे लगता है कि अगर ममदानी के जितना भाषण मैंने, जो टुकड़ा मैंने सुना, जो अंश हमने सुना, उसमें अंतर्विरोध सबसे ज्यादा है। उनका ये कहना है कि जिस परवरिश जो उनकी हुई और जो भारत की जो उनकी सभ्यता और संस्कृति की समझ है, उसमें भारत में सेक्युलरिज्म है। मैं कहता हूं कि अगर सेक्युलरिज्म का एक स्टेप आगे आप बढ़ेंगे, पंथ निरपेक्षता को अगर आप आधा कदम आगे बढ़ाएंगे, तो वो सार्वभौमिकता में परिणत हो जाता है। और सार्वभौमिकता अगर ये कहता है कि हम पूरे विश्व में एकपन और एक भाईचारे को हम आगे बढ़ाने के लिए गए, तो उसमें मुझे लगता है कि उनको तो आपत्ति नहीं होनी चाहिए, उनको तो उसका समर्थन करना चाहिए। दरअसल प्रॉब्लम ये है कि इन लोगों को ये समझ में, कहीं ना कहीं इन लोगों की परवरिश में ये समस्या एक सोच में ये डाल दी गई है कि अगर हिंदू है तो वो सेकुलर नहीं है। मुझे लगता है कि ममदानी को इस बात पर सबसे पहले तो कुछ नोट्स पढ़ने चाहिए, कुछ किताबें पढ़नी चाहिए। हिंदुइज्म और सेकुलरिज्म दोनों एक साथ चलते हैं और हिंदुइज्म जितना सेकुलर, और मुझे लगता है सेकुलर जितना प्लूरल हिंदुइज्म है, जितना बहुलवादी हिंदू धर्म है, उतनी तो कोई धर्म नहीं है। दूसरी बात, ये उनका कहना है कि ये निजी है, तो फिर वो किस रूप में इस पर कमेंट कर रहे हैं
एक मेयर के रूप में कमेंट कर रहे हैं या एक व्यक्तिगत रूप में कमेंट कर रहे हैं? ये व्यक्तिगत रूप से ज्यादा सुनाई दे रहा है। तो अगर वो व्यक्तिगत है तो ये उनकी निजी राय है। इससे 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 किस पूरे व्यवस्था पर उन्होंने व्यक्तिगत रूप से, इनको ये ध्यान रखना होगा कि वो व्यक्ति भी हैं और वो मेयर भी हैं। तो इसलिए वो मुझे नहीं लगता है कि अमेरिका के राज्य की इसकी सोच है। मुझे लगता है कि भागवत साहब को बिल्कुल हक है, वो अपना वहां गए हैं और इतने कई समर्थक वहां पर हैं। और मुझे लगता है कि जो भारतीय संस्कृति की जो सोच और समझ अमेरिका में है, चाहे विवेकानंद से लेकर अभी तक, वो ज्यादा मजबूत है। और इस प्रकार के विचारों का कोई, मुझे तो लगता है इस विचारों को हम लोगों को सीरियसली लेना नहीं चाहिए। ममदानी को भारत क्या सेक्युलर नहीं लगता? नहीं, देखिए ये इसका हम लोग वैचारिक पक्ष पर इसके नहीं जाइए, विशुद्ध पॉलिटिक्स है। हाँ, ममदानी वहाँ राजनीति कर रहे हैं और उनकी राजनीति ये है कि जो रिपब्लिकन पार्टी है डोनाल्ड ट्रंप की, हम विशुद्ध राजनीतिक पक्ष पर बात कर रहे हैं, उसकी जो पॉलिटिक्स है उसके पैरेलल हम एक दूसरी पॉलिटिक्स करेंगे जो उनको चुनाव जिताने के लिए आगे काम आएगा, जिससे वो चुनाव जीते भी हैं। तो जो वाइट क्रिश्चियन सुप्रीमेसी की जो पॉलिटिक्स है उसके पैरेलल हम एक रखते हैं और हिंदुओं का एक वर्ग जो उसको समर्थन करता है उसको हम उस पक्ष में डाल देते हैं। ये सोच करके उन्होंने एक बयान दिया और हम इसकी रिपोर्ट पढ़ रहे थे। कार्यक्रम अभी होना है 29 अगस्त को, उसके पहले इसको ऑलरेडी इन लोगों ने मार्क कर दिया है कि ये हेट प्रोग्राम है, हेट रैली है। आप कैसे समझ रहे हैं कि हेट रैली है या हेट के लिए ऐसा कुछ हो रहा है? अब आप देखिए, अगर पिछले 5 साल 10 साल के भी मोहन भागवत के बयानों को सुने तो उतना सेकुलर बयान तो कहीं राहुल गांधी ने भी नहीं दिया है। उतना सेकुलर स्टैंड तो राहुल गांधी का नहीं है। जिन्होंने कहा मोहन भागवत ने कि भाई हर मंदिर में शिवलिंग में मस्जिद खोजने की जरूरत नहीं है, उन्होंने ये बयान दिया ना। वो मदरसों में गए, यहीं दिल्ली में हम लोगों ने देखा कस्तूरबा गांधी मार्ग पर वो गए, एक मदरसे में जाकर के उन्होंने मुलाकात की लोगों से मस्जिदों में। तो वो हर तरह के काम कर रहे हैं जिसमें वो समाज को एकजुट करने की बातें कर रहे हैं। तो आप ऑलरेडी कैसे आप इस निष्कर्ष पर पहुंचे? और आप कभी इस बात को देखिए, आप इस क्योंकि ये इंक्लूसिव पॉलिटिक्स कर ही नहीं रहे हैं। वो अमेरिका की पॉलिटिक्स करते हैं, जहां हाउस स्पीकर है जो रिपब्लिकन पार्टी का लीडर है, हाउस स्पीकर ने कहा हुआ ऑफिशियल, मीनाक्षी जी उसका स्टेटमेंट है कि बिब्लिकली सैंक्शन्ड गवर्नमेंट की जरूरत है। जिस तरह से मुसलमान बिब्लिकली सैंक्शन्ड गवर्नमेंट की, जैसे मुसलमान शरिया से शासन चलाने की बात करते हैं, वैसे ट्रंप की पार्टी का जो हाउस स्पीकर है वो कह रहा है कि हम बाइबल से सैंक्शन्ड सरकार चलाएंगे। और उस ऐसी स्थिति में, इस डिवीजन में, जो क्रिश्चियन और मुसलमान के बीच के इस डिवीजन में हिंदुत्व है जो एकदम बैलेंस होकर के चलने वाला है, जो सेकुलर विचारधारा के साथ चलने वाला है। सबसे ज्यादा इंक्लूसिव पॉलिसी अगर किसी की है तो वो हिंदुओं की पॉलिसी है। बहुत छोटा सा सर, मोहन भागवत जी के जितने पीछे के लेख हैं या पिछले जितने भी संबोधन हैं, अगर एक स्ट्रीम उसमें कॉमन है तो वो ये है कि मोहन भागवत जी हिंदुत्व को और हिंदू जो व्यवस्था है उसको प्लूरलिटी में देखते हैं। उसमें कई चीजों का समावेशीकरण उन्होंने देखा है और समावेश करके उसको देखते हैं। हिंदू जो धर्म है वो समावेशी धर्म है और उसी समावेशी धर्म के कारण जो है हिंदुत्व का प्रचार प्रसार हुआ है और हिंदुत्व का को एक्सेप्टेंस मिला है। आज आप विदेशों में देखिए, विवेकानंद से लेकर आज तक की आप पूरी जर्नी देखें, लेकिन क्या है, उन्हें राजनीति करनी है और बिल्कुल आपने ठीक कहा, विशुद्ध रूप से वो राजनीति कर रहे हैं। उन्हें अपनी हिंदुओं को उन्होंने पढ़ा ही नहीं है, राष्ट्रपति बनना है उनको, वो उस राजनीति के लिए वो लगे हुए हैं अपना। और तो फिर आप करो राजनीति, लेकिन हिंदू धर्म को या कोई व्यक्ति अगर जाकर के उसका वहां अपना कार्यक्रम बिना सुने आप उसको खारिज नहीं कर सकते। एक समय में नरेंद्र मोदी को भी अमेरिका में इस प्रकार का विरोध करना पड़ा था। आज देख लीजिए नरेंद्र मोदी की स्थिति कहां चली गई है। बिल्कुल ठीक, इस चीज को समझना पड़ेगा, उनको भी समझना चाहिए कि आप अगर किसी को इस प्रकार से अगर उसका तिरस्कार करते हैं तो वो तिरस्कार किस रूप में आगे बढ़कर विश्व में छा जाता है, ये ममदानी को समझना होगा। खबर पश्चिम बंगाल की आपको दे दूं। पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जनगणना को लेकर बड़ा बयान दिया है। ममता बनर्जी ने जनगणना को एनआरसी से जोड़कर बताया है। ममता बनर्जी ने कहा कि जनगणना के जरिए बैकडोर से सरकार एनआरसी को लागू करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि इसके लिए सरकार ने राजनीतिक दलों से सलाह भी नहीं ली। साथ ही ये भी कहा कि राजनीति से तब तक संन्यास नहीं लूंगी जब तक कि बीजेपी को सत्ता से हटा नहीं देती। সাধারণ মানুষকে সতর্ক করে দিয়ে বলতে চাই, সেটা কি, সেন্সাস শুরু করেছে। সেন্সাস মানে এনআরসি ফর্মে, এনপিআর ফর্মে আপনাকে ব্যাংকের অ্যাকাউন্ট নাম্বার দিতে হবে, মোবাইল নাম্বার দিতে হবে, আধার কার্ড নাম্বার দিতে হবে, পরিবারে কারা আছে তাদের সব পরিচয় দিতে হবে, ভোটার আইডি দিতে হবে, পাসপোর্ট দিতে হবে, ড্রাইভিং লাইসেন্স দিতে হবে, মোবাইল নাম্বার দিতে হবে, ব্যাংক অ্যাকাউন্ট দিতে হবে, কত কিছু। তার মানে
আপনার ব্যাংক অ্যাকাউন্টটা নিয়ে পরে যে সেটাকে হাইজ্যাক করে সব টাকা ব্যাংক থেকে তুলে নেবে না তার কোনো প্রমাণ আছে? সেন্সাস করবার আগে একবারও মানুষকে সচেতন করেছেন? কোন রাজনৈতিক দলকে নিয়ে মিটিং করেছেন? अब ममता बनर्जी जो बात कह रही है कि जब तक भारतीय जनता पार्टी को वो सत्ता से बेदखल नहीं कर देंगी वो राजनीति से संन्यास नहीं लेंगी, मैं इसी पर आ जाती हूँ। ममता बनर्जी को तो अभी पश्चिम बंगाल में लड़ाई फिर बहुत लंबी लड़नी पड़ेगी। ये मुस्लिम वोट बैंक उन्हें अभी भी दिखाई दे रहा है, जबकि वो जान रही हैं इसी के चलते उनकी सत्ता गई है पश्चिम बंगाल में। हाँ, लेकिन वो लड़ाई लड़ेगी, ये अच्छी बात है कि अभी वो माना जा रहा था कि वो राइट ऑफ किया जा रहा था कि वो उनकी राजनीति खत्म हो गई, बुरी तरह से पार्टी चुनाव हारी है, वो हारने के बाद पार्टी टूट गई है, विधायकों ने अलग गुट बना लिया, सांसदों का अलग गुट बन गया, पार्टी उनके हाथ से निकल गई। इसमें अपने लोगों का जो साथ बचे हैं उनका हौसला बढ़ाने के लिए, मनोबल बढ़ाने के लिए इस तरह के बयान अच्छे हैं कि मैं लड़ूंगी, मैं हूं, मैं चूंकि वो जब तक है तब तक उनका वोट है। लेकिन एनआरसी को लेकर भ्रम है क्या? नहीं, एनआरसी का अब ये जो कह रही है एनआरसी लागू होगा या नहीं लागू होगा ये हम नहीं कह सकते, लेकिन जो 40 सवाल पूछे जा रहे हैं उसमें से कम आधे सवाल हैं जो नहीं पूछे जाने चाहिए, जिनका जनगणना में जिनकी कोई जरूरत नहीं है। आप सोशियो इकोनॉमिक सर्वे कर रहे हैं, आप हमसे पूछिए कि आपके पास मोबाइल है? हाँ, मोबाइल है। मोबाइल नंबर क्यों चाहिए उसमें हमारा? आप सोशियो इकोनॉमिक, इससे तो पता चल जाएगा कि हमारे पास मोबाइल है। तो आप मोबाइल नंबर एक जगह कर देंगे, उसी जगह आधार होगा, उसी जगह तमाम दूसरे जो इंफॉर्मेशन आप डाल देंगे, तो ये बात ठीक है कि अगर आपका डाटा हैक हुआ तो क्या होगा फिर उसके बाद। और ये जो इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन क्यों चाहिए है इसी को और ये मोबाइल नंबर की आपने बात कही कि अब बैंक अकाउंट मांग रहे हैं, अब बैंक अकाउंट है आपका तो है, हमसे ये क्यों पूछना है कि हमारा बैंक अकाउंट का नंबर क्या है और उसमें कितने पैसे हैं, ये बताने की क्या जरूरत है? हमारा बैंक अकाउंट आपको क्यों चाहिए नंबर? अब बैंक अकाउंट है, हमारा बैंक में खाता है, अपने आप में साबित हो गया। ये ज्यादा से ज्यादा ये पूछिए कि जनधन अकाउंट है या दूसरा सेविंग अकाउंट है, आपका अकाउंट नंबर चाहिए, आपका मोबाइल नंबर चाहिए, आपका आधार नंबर चाहिए। 40 सवाल इस तरह के इररेलेवेंट सवाल हैं जिसको लेकर के मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने कल चिट्ठी लिखी है प्रधानमंत्री को। और ये सवाल जब तैयार किए गए, इन सवालों में जब जाति जनगणना हो रही है, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आपने ओबीसी की कैटेगरी नहीं बनाई है, ओपन एंडेड छोड़ दिया है कास्ट का। पिछली बार 46 लाख जातियां हो गई थी, तो 46 लाख जातियां फिर हो जाएंगी। एससी एसटी की गणना होती है, उनका ड्रॉप डाउन मेन्यू है, ओबीसी का नहीं है और जनरल कास्ट का नहीं है। आप उसमें लोग अपनी जाति, उपजाति, गोत्र और एक जाति जो है, बिहार में जो जाति है, एक मान लीजिए कुर्मी है, उसको आप कहीं कुनबी कहते हैं, कहीं उसको किराट कहते हैं, कहीं दूसरी जाति। एक ही जाति को अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से जाना जाता है, तो उन जातियों में अलग अलग नाम दर्ज होंगे, आपके पास हजारों लाखों जातियां आ जाएंगी। तो ड्रॉप डाउन मेन्यू नहीं दिया, ओबीसी की कैटेगरी नहीं बनाई। सवालों पर यह बात बिल्कुल जायज है कि इतनी बड़ी एक्सरसाइज हो रही थी। आजाद भारत में पहली बार जातीय जनगणना हो रही है, तो सारी पार्टियों से राय तो लेनी चाहिए थी। अलग अलग राज्यों में अलग अलग पार्टियों की सरकारें हैं, अलग अलग राज्यों में अलग अलग सोशल इकोनॉमिक वो है। तो ये सवाल इनका ठीक है कि भाई ये अब एनआरसी लागू होगा कि नहीं ये हम नहीं कह सकते हैं, ये इनका एप्रीहेंशन है। चूंकि वो आपने जैसे पहले कहा कि मुस्लिम वोट बैंक को एड्रेस करने के लिए एनआरसी का भय दिखा रही है, वो एक पहलू है। लेकिन ये जो सवाल है जाति जनगणना का आपने उसका और लार्जर पर्सपेक्टिव, जेन्युइन चीजें हैं वो सवाल। इसमें जैसे अजीत जी कह रहे हैं ना, कॉन्फिडेंशियलिटी है, इंक्रिप्शन है, या आप ग्रीवांस मैकेनिज्म है, या ऑडिट रिपोर्टिंग है, इसको चूंकि इतनी बड़ी व्यापक, और याद रखिए कि हमारे पूरे जो जनसंख्या है सब में एक ही प्रकार की कॉन्शियसनेस और सब में एक ही प्रकार का उनका लिटरेसी या एजुकेशन का सिस्टम नहीं है। तो सरकार को संवेदनशील होकर इस प्रकार की व्यवस्था को वहां पर समुचित रूप से स्थापित कर देनी चाहिए, ताकि किसी को कोई ग्रीवांस हो, किसी के डेटा से संबंधित कोई समस्या हो, वो उसका लाभ उसको मिल सके, या उस प्रकार के उस प्रावधान वहां हो। क्योंकि पहली बार इतनी बड़ी स्टैटिस्टिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जिसको हम कहते हैं उसकी कोशिश की गई है, तो जाहिर तौर पर यह होना चाहिए। जहां तक ममता बनर्जी का सवाल है, वो राजनीतिज्ञ हैं, और जो राजनीतिज्ञ अपनी किसी एक विशेष वोट बैंक को एड्रेस कर रहा है, वो डर दिखाकर इसी प्रकार से ही तुष्टीकरण, इसी को तो कहते हैं कि आप डर बनाकर आप उसको समेट कर अपनी तरफ लाने की कोशिश करें। लेकिन राज्य की तरफ से, सरकार की तरफ से ये जितने प्रकार के प्रश्न हो सकते हैं, या जो किसी को संदेह हो सकता है जिससे कि वो भ्रम की स्थिति पैदा हो सकती है, वो जैसा अजीत जी ने भी कहा, मैं बिल्कुल समर्थन करता हूं, वो बिल्कुल सामने स्पष्ट है। क्योंकि अभी वहां चुनाव है भी नहीं, और जब चुनाव नहीं है तो उस प्रकार से स्पष्ट कर देना चाहिए, ताकि इससे कहीं ना कहीं निजता का अधिकार भी जो है। सर, स्पष्ट कौन करता है? हर कुछ सवाल जो है वो ओपन एंडेड छोड़ दिए जाते हैं, उसके भी हम तो यही कह सकते हैं कि होना चाहिए। हाँ, बिल्कुल ठीक बात।